नमस्कार दोस्त। हम लोग जो पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में मोहम्मद शाह रंगीला तक का शासनकाल को देखा था कि मोहम्मद शाह रंगीला तक में उन्होंने क्या किया, कैसे राज्य स्वतंत्र हो गए, नादिर शाह कैसे आक्रमण किए। यह सारा कुछ हमने मोहम्मद शाह रंगीला तक देख लिया था। उसके बाद अगला शासक देख रहे हैं यहाँ पे अहमद शाह से। देखिए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन थे। बहादुर शाह पहले शासक थे, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद में अहमद शाह। अहमद शाह पढ़ने के बाद फिर अहमद शाह पढ़ने के बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के टाइम पे ही शाहजहाँ तृतीय भी शासक कर रहे थे दिल्ली में, तो इन्हें भी थोड़ा सा देखना है। ठीक है, आइए अहमद शाह के बारे में समझते हैं। अहमद शाह का शासनकाल मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के बाद 1748 से 1754 तक की है। अब देखिए ये अहमद शाह यहाँ के शासक थे और ये एक अहमद शाह अब्दाली का नाम आता है। ये अहमद शाह अब्दाली एक्चुअली में अफगानिस्तान का था। ये उस टाइम पे काबुल को जीत लिया था अपने अंदर में, और ये कंधार को भी अपने मतलब राज्य क्षेत्र में रखे हुए था। तो ये काबुल और कंधार से भारत पे आक्रमण किया था। ये कुल मिलाकर 7 बार आक्रमण किए हैं, जिसमें से ये पहला आक्रमण था। तो हमें सारा आक्रमण इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके 2 आक्रमण के बारे में पढ़ना है, एक पहला और एक जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो अभी इसको पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए अहमद शाह अब्दाली जो पहला आक्रमण किए वो अहमद शाह के ही शासनकाल में आक्रमण किए। और कब आक्रमण करेंगे, जब अहमद शाह आए थे तभी ये अहमद शाह भी आ गए, दोनों एक ही साथ आए, तो 1748 में ये आक्रमण हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 14 जनवरी 1761, देखिए ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लूज डेट है इंडियन के हिसाब से। इंडिया का जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो देखा जाता है कि डेट कैसा है। 14 जनवरी का डेट जनरली बच्चों के माइंड में होता है क्योंकि उस दिन हिंदू धर्म का एक त्यौहार भी है, मकर संक्रांति बोलते हैं इस टाइप से करके। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इस पानीपत का तृतीय युद्ध में अब्दाली, कौन सा अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठा शासक के बीच लड़ा गया। उस वक्त मराठा काफ़ी ज़्यादा पनप रहा था। पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो थे वो इस वक्त मराठा का शासक को उनको संभाले हुए थे। तो बालाजी बाजीराव और अब्दाली के बीच युद्ध हुआ और मराठा की हार हो गई, और यहीं से मराठा का बोरिया बिस्तर साफ होना शुरू हो गया। ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हुआ होता, अगर मराठा पराजय नहीं हुई होती, तो पूरा भारत में मराठा का शासन चलता, ना कि अंग्रेजों का। इतना दबदबा था मराठा का। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और अब्दाली से मराठे लोग हार गए। ठीक है, बालाजी बाजीराव उस टाइम से हार गए। अच्छा, ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो आपको नहीं लगता कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध पूछता है? तो देखिए 2 युद्ध आपको ध्यान में रखना है, एक पानीपत का और एक तराइन का। तराइन में भी 3 युद्ध हुआ और पानीपत में भी 3 युद्ध हुआ है। तो तराइन का जब आएगा जिक्र तब हम उस तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। अभी पानीपत का जिक्र आया है तो इस तीनों को एक साथ देखते हैं। तो ये पानीपत का तृतीय है, तो पहला और दूसरा को ढूंढते हैं। देखिए पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर इंडिया आया था तब का हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब मध्यकालीन भारत का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आया था तो हम देख रहे हैं पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर विजय रहा था। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको अंदाज पे भी बता सकते थे कि बाबर ही विजय रहेगा। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ। इससे 30 साल का गैप, ऐसे याद रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ। 1556 में शासक अकबर बने थे। अकबर और हिंदू शासक हेमू के बीच हुआ था। ये हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है, लेकिन हेमू हेमू बोलते थे, एग्जाम में भी हेमू ही दे देता है। कभी दे दे हेमचंद्र विक्रमादित्य तो ध्यान में नहीं आएगा कि हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य। बाकी इसके बारे में मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में विस्तार से पढ़ने का है। तो देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 में अब्दाली और पेशवा मतलब मराठों के बीच हुआ, जिसमें से मराठा हार गए और अब्दाली विजय रहे। ये तीनों युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसका डेट 14 जनवरी के साथ पता होना चाहिए। और ये जो अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ रहे थे, ये पहली बार जब आक्रमण किए थे तो वो 1748 ईस्वी था, जब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में जब इन्होंने अहमद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये अहमद शाह का शासनकाल था। इसके बाद हमने कहा था अहमद शाह के बाद अरब, आसान है याद रखना, आफा अब आप और आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर जो थे, आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से 1758 तक ये शासन करते हैं।
इनका शासन काल बहुत लंबा नहीं था, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी कभार पूछ दे। अगर आप ध्यान रखना चाहें, अगर 2-3 बार रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट को तो ध्यान में रह जाएगा, अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो। अजीजुद्दीन इनका वास्तविक नाम था, अदरवाइज अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है कभी पूछ ले, बात अलग है, लेकिन नहीं पूछा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं आपको याद होता है, बहुत देर से कोई चीज़ याद होता है तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद शाहजहाँ तृतीय का बात आता है, तो शाहजहाँ तृतीय जो हैं इनका शासनकाल लंबा था, सॉरी शाहजहाँ तृतीय का एक ही साल का शासनकाल था, क्योंकि ये शाह आलम द्वितीय के टाइम पे शासन कर रहे थे। हमने पढ़ाया था, जब इसका संक्षिप्त बता रहे थे तो आपको बताया था कि शाह आलम द्वितीय, जिनका नाम अली गौहर था, ये बिहार में थे। उसी टाइम पे मुही उल मिल्लर शाहजहाँ तृतीय के नाम से दिल्ली में शासक बन गए, और इसी टाइम पे दोहरा शासन कहा जाता है कि जहाँ शाह आलम द्वितीय शासन कर रहे थे वहीं पे शाहजहाँ तृतीय भी शासन कर रहे थे। लेकिन शाह आलम द्वितीय जैसे ही बिहार से दिल्ली जाते हैं तो इनको थूर देते हैं शाहजहाँ तृतीय को, और शासक कौन बन जाते हैं? शाह आलम द्वितीय। तो शाहजहाँ का 2 चीज़ पूछता है, एक तो पूछता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मुही उल मिल्लर। आप सिर्फ मिल्लर याद रखेंगे, आपसे काम हो जाएगा, ऐसा हिस्ट्री में और कोई नाम नहीं है, तो आपको ध्यान में रह जाएगा मुही उल मिल्लर से, फिर मिल्लर याद रखेंगे, मिल्लर को ही शाहजहाँ तृतीय कहा जाता है। दिल्ली में दोहरा शासन पूछता है। अच्छा देखिए, हम आपसे मिले या आप हमसे मिलिए, दोनों एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है ना, तो वैसे ही पूछता है कि दिल्ली में भारत में दोहरा शासन किसके शासनकाल में था, तो शाहजहाँ द्वितीय भी उसका आंसर होता है, सॉरी शाह आलम द्वितीय भी उसका आंसर होता है, और शाहजहाँ तृतीय भी उसका आंसर होता है। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख सकता है, अगर शाह आलम द्वितीय दिखे तो उसको टिक कर दीजिए, शाहजहाँ तृतीय दिखे तो उसको टिक कर दीजिए, दोनों सही होगा। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो इनका शासनकाल लंबा था, 1759 से लेकर 1806 तक। अब देखिए इनके शासनकाल में क्या हुआ, पहले तो देखिए अगर ईस्वी को देखना चाहे तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, तो किन के टाइम पे लड़ा गया होगा? 1757 आलमगीर द्वितीय के टाइम पे लड़ा हो गया। तो आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी युद्ध होता है, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध होता है, 1764 ईस्वी में है। इलाहाबाद की संधि भी इसी में होता है, शाह आलम द्वितीय के समय पे। ये सारा कुछ को पढ़ेंगे अभी, बक्सर क्या था, बक्सर का युद्ध क्या था, इलाहाबाद की संधि, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी एक ओवरव्यू ध्यान में रखिए कि जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय पे हुई थी। तब हुआ क्या था, भारत में द्वैध शासन लग गया था। द्वैध शासन का मतलब था कि पैसा कौड़ी का जिम्मेदारी अंग्रेज देख रहे थे, पैसा कौड़ी वाला डिपार्टमेंट अंग्रेज देख रहे थे। तो ऐसे में जब 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लगा तो भारत के पास कंगाली छाने लगी, और यहाँ के जो राजा थे, जो मुगल बादशाह थे, वो अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए कि अब हमारा देख रेख आप ही की जिम्मेदारी है। तो 1765 से ये जो मुगल शासक थे ये अंग्रेजों के संरक्षण में थे। लेकिन 1772 में वॉरेन हास्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया कि अब यहाँ द्वैध शासन नहीं रहेगा, बहुत परेशानी हो रही है। तो 1772 में जैसे ही उन्होंने समाप्त किया तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के चंगुल से निकलकर मराठा के संरक्षण में चले गए। आपको हम बताए थे कि उस टाइम पे इतना दबदबा था, 1761 में जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद थोड़ी सी दबदबा बनाने में कामयाब रही थी, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना हैवी दबदबा था मराठों का कि 1772 में अंग्रेज का संरक्षण को छोड़कर शाह आलम मराठों के संरक्षण में चले गए। लेकिन 1803 में लॉर्ड लेक, एक अंग्रेज के अधिकारी का नाम था, लॉर्ड लेक के ही प्रयास से शाह आलम द्वितीय फिर से अंग्रेजों के चंगुल में चले गए, फिर उनके संरक्षण में चले गए, और 1806 में इनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेज तो सब कुछ को इंडिया को डुबोने के लिए ही आए थे, तो शाह आलम द्वितीय को भी कौन डुबो दिए? एक झील में डुबो दिए, और झील पे क्या याद रखेंगे? लेक। तो शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों में पुनः संरक्षण लेने के लिए किसने मजबूर किया? लॉर्ड लेक ने। ठीक है। उसके बाद में अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है। देखिए अकबर द्वितीय को कैसे ध्यान में रखेंगे कि इसका शासनकाल क्या हो सकता है। आखिरी वाला तो याद ही रहेगा 1837, क्योंकि बहादुर शाह जो आखिरी में आएंगे जफर, उनको 20 साल देना होगा, तो 1837 से 57 देंगे, उनको 20 साल पूरा करना है। लेकिन इनको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि अकबर प्रथम जो थे वो 1605 तक शासन किए थे, तो 1606 से अगला शासक का बनना था, तो इसे 1606 न याद रख के 1806 याद रखेंगे। 1806 से अकबर II का शासन शुरू होता है और ये 1837 तक चलता है। इनके टाइम पे 2 बहुत बड़ी बड़ी घटना थी। एक, राजा राम मोहन ब्रिस्टल गए थे। देखिए राजा राम मोहन राय का नाम केवल राम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि इनको अकबर ने ही दी थी। अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी और ब्रिस्टल भेजे। ब्रिस्टल भेजे ही थे पेंशन के चक्कर में, क्योंकि आपको बोले थे कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे, और इलाहाबाद की संधि से साफ कहा गया था कि मुगल बादशाह जो है वो अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दिए जाएंगे, और पैसा कौड़ी कौन देखेगा? अंग्रेज देखेगा, और केवल मुगल बादशाह को एक लिमिटेड पैसा दे दिया जाएगा पेंशन के रूप में, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
तो वही पेंशन ना मिलने के चलते अकबर ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजा पेंशन पे बात करने के लिए। एक और दूसरा काम महान, अच्छा ब्रिस्टल भेजा तो राजा राम मोहन की यही मृत्यु भी हो गई, यही इनकी मृत्यु भी हो जाती है राजा राम मोहन राय की। तो ये ऐसे भारतीय हैं जिनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। अब कहते हैं कि मुगल का जो सिक्का था इस पर रोक लगा दिया गया कि अब मुगल का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। तो अब किसका सिक्का चलना था? अंग्रेजों का सिक्का चलेगा। ये बात 1835 में हुई, ठीक है ना। 1835 में मुगल के सिक्का पे रोक लगा दिया गया। तो जो भी इस बोर्ड पे है, आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। मोहम्मद फा रंगीला तक हम लोगों ने देख लिए थे। अहमद फा से शुरुआत करते हैं। अहमद फा 1754 से 1758 तक फाफक रहते हैं। सॉरी, अहमद फा 1748 से 1754 तक फाफक रहते हैं। 48 में ही अहमद फा अब्दाली का यहाँ पहला आक्रमण होता है। अहमद फा अब्दाली कुल मिलाकर 7 आक्रमण करते हैं, जिसमें से एक आक्रमण उनको पानीपत का तृतीय युद्ध में होता है, जब अहमद फा अब्दाली का मुकाबला मराठों से होता है। मराठा का पेशवा बालाजी बाजीराव होते हैं और बालाजी बाजीराव की हार हो जाती है, मराठा छिन्न भिन्न हो जाती है। पानीपत का अदर 2 युद्ध, पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू के बीच होता है। उसके बाद में अगला शासक आलमगीर द्वितीय बनते हैं, जिनका शासनकाल 1754 से 1758 होता है। उनका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना उनसे। उसके बाद शाहजहां तृतीय, एक्चुअली में शाह आलम द्वितीय को बनना था, लेकिन शाहजहां तृतीय जो कि जिनका वास्तविक नाम मिल्लर रहता है, मुही उल मिल्लर, वो 1758 में शासक बन जाते हैं। एक ही साल रहते हैं। शाह आलम द्वितीय बिहार से जैसे दिल्ली जाते हैं उनको थूर थार के हटा देते हैं। अब शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली से गए थे उनको थूरे थे, वो द्वैत शासन लगने पे, जो 1765 में द्वैत शासन लगती तो अंग्रेज के संरक्षण में चले जाते हैं, लेकिन 1772 में फिर पेशवा के संरक्षण में आते हैं। 1772 से 1803 तक रहते हैं। 1803 में लॉर्ड लेक की मदद से वो फिर से ब्रिटिश के संरक्षण में चले जाते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं और 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर द्वितीय शासक बनते हैं। 1806 से 1835 तक अकबर शासक रहते हैं। इसमें 2 ही काम होता है, एक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिस्टल भेजते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, पेंशन पे बात करने के उद्देश्य से जाते हैं। और एक 1835 में मुगल के सिक्का पे पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। तो मुगल के सिक्का का प्रचलन कब बंद हो गई इंडिया में? वो 1835 थी। प्रारंभ कब हुई थी? तो 1826 के बाबर को यहाँ आने के बाद ही मुगल का सिक्का का यहाँ प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन मुगल के सिक्का का अंत 1835 ईस्वी में हुई। अब देखिए उत्तर मुगल काल के दौरान, एक स्क्रीन शॉट इसका लीजिए, थोड़ा सा रफ करना है, ठीक है। देखिए उत्तर मुगल काल के दौरान ही एक और शासक बचे हुए हैं, उनको यहीं पे देख लेते हैं इसी बोर्ड पे। देखिए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या जफर बोलिए, ये बहादुर शाह द्वितीय या जफर थे। इनका शासनकाल 1837 से लेकर 57 तक है, 20 सालों का है। 1857 में जो क्रांति होती है उसमें दिल्ली का नेतृत्व यही करते हैं, बहादुर शाह जफर। तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक यही होते हैं और यही नेतृत्व भी करते हैं दिल्ली क्रांति का। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये पकड़े जाते हैं और इनको रंगून भेज दिया जाता है। ये बात हम बता चुके हैं। इनको रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में ही 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून बर्मा की राजधानी थी, वहीं भेज दी गई थी। इससे ज़्यादा और इनके बारे में कुछ नहीं याद रखना है। 1857 की जब क्रांति पढ़ेंगे तब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं इनके बारे में याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट कहता है कि मुगल शासन का सत्ता कब समाप्त हुई। तो देखिए मुगल शासन का सत्ता तो तभी समाप्त हो गया था जब बहादुर शाह द्वितीय को पकड़कर रंगून भेज दिया गया 1857 में। लेकिन आधिकारिक रूप से मुगल वंश का अंत जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसका अंत 1858 में आकर हुआ, एक्चुअल डेट के साथ जो हम कल बोल रहे थे कि 1 नवंबर को कैनिंग ने जो घोषणा पत्र पढ़ा था उसी के साथ मुगल वंश की समाप्ति हो गई थी 1 नवंबर 1858 को। तो ये डेट ध्यान में रखेंगे, 1 नवंबर डेट के साथ पूछता है ये, क्योंकि घोषणा पत्र भी इसी दिन पढ़ा गया था। तो 1 नवंबर 1858 को मुगल वंश का अंत हो गया था। इस प्रकार भारत से मुगल वंशों का पूरी तरह से अंत हो गया और अंग्रेजी सत्ता का दबदबा पूरी तरह से भारत पे बढ़ गया। ठीक है, अभी हमने उत्तर मुगल काल को समझा, अब हम सिख धर्म को समझते हैं। ठीक है, हमारा उत्तर मुगल काल खत्म हो गया, अब थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में समझते हैं। अलग अलग धर्म वालों ने भी अलग अलग संघर्ष किया अंग्रेजों से। देखिए भारत पे अंग्रेज इतना दिन शासन ही इसीलिए कर पाए थे क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म अलग अलग क्षेत्र में लोग बटे हुए थे और ये लोग टुकड़ों में मतलब इंस्टॉलमेंट में उनसे लड़ रहे थे। अगर होलसेल तरीके से एक ही बार लड़ते तो फिर इतने दिन तक अंग्रेज नहीं शासन कर पाते। अब देखिए इतने दिन तक शासन क्या नहीं कर पाते, वो अपना नींव ही नहीं है जमा पाते, वो शुरुआत में ही चले जाते। ठीक है ना। अब देखिए जो सिख धर्म थे, किसी भी धर्म का जो प्रधान व्यक्ति होता है उसको धर्म गुरु कहा जाता है। जैन धर्म में इनको तीर्थकर बोलते हैं,
धर्म गुरु कहा जाता है, धर्म का प्रधान कहा जाता है, जो बोलिए मतलब धर्म का एक तरफ से हेड होता है। तो सिख धर्म के भी कुछ धर्मों के हेड हुए। एक ने सिख धर्म की स्थापना की होगी, फिर सिख धर्म अभी तक तो चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसके काल में सिख धर्म की समापन हुई। तो सिख धर्म अभी चल रहा है, इसका कुछ स्थापना देखेंगे और कुछ धर्म गुरु इनके देखेंगे या धर्म प्रधान देखेंगे। देखिए, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अब गुरु नानक देव का जन्म 1469 से होता है। अच्छा, इन्होंने जब सिख धर्म की स्थापना की थी तो इस बात की फिक्स तो नहीं है ना, ये कोई देश आज़ाद थोड़े ना हो रहा है कि इस दिन से हम आज़ाद हैं। ये तो धर्म की स्थापना है, तो इनका दिमाग में ख्याल आता होगा बचपन से या कभी भी कि कुछ ये करना है वो करना है, इस टाइप से। तो सिख धर्म की शुरुआत की एग्जैक्ट डेट नहीं मानी जाती है, वो गुरु नानक देव की जन्म तिथि के साथ ही माना जाता है कि ये सिख पहले सिख थे जिन्होंने जन्म लिए, तो यहीं से सिख धर्म की स्टार्ट हुई 1469 से। इनके जन्म के बारे में तो जन्म स्थान तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में था। ये सब माँ इनकी सुलक्षणी थी, तो पिता कालू जी थे। तो माता पिता सबका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है जो पहले संस्थापक होते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे अभी। उसके बाद में गुरु नानक देव के बाद दूसरा अंगद आए, अंगद के बाद अमरदास आए, अमरदास के बाद रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद। देखिए, इस 5 को एक साथ याद रखिए, गुरु नानक देव, अंगद, गुरु नानक देव, अंगद, उसके बाद अमरदास, रामदास। देखिए, गुरु नानक देव फिर 2 ओ आएगा, अंगद और अमरदास, फिर रामदास और फिर अर्जुन देव। गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, ये 5 एक साथ याद रखिए। और ये 5 एक साथ याद रखिए। देखिए, 3 हर से होंगे, हर गोविंद, हर राय, और फिर गोविंद का ही पर्यायवाची नाम किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। उसके बाद में तेग बहादुर। देखिए, बहादुर शब्द 2 आता है, एक तेग बहादुर, एक बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बारे में बाद में समझते हैं अभी। तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये जो आखिरी गुरु हुए, जो आखिरी प्रधान हुए धर्म के, ये काफ़ी पावरफुल थे। इन्होंने काफ़ी कुछ की शुरुआत की, इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़नी है, हमें पढ़ेंगे भी। और इनके बारे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके बीपीएससी या बिहार दरोगा के क्षेत्र में, क्योंकि इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बंदा बहादुर, जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की, तो उसके बाद धर्म का प्रधानता तो नहीं हासिल की बंदा बहादुर ने, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो किताब लिख करके गए थे उसी को धर्म का प्रधान बना दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पे युद्ध होने लगा था कि हम धर्म का प्रधान बनेंगे, हम बनेंगे, इस सब चक्कर में मारा काटी ना हो, इसलिए उन्होंने एक किताब को रख के चले गए। जिसके बाद बंदा बहादुर ने उस किताब का एक तरह से कहिए संरक्षक बनकर रहे कि हम इस किताब को संरक्षण देंगे, मतलब इस धर्म को हम संरक्षण देंगे, बंदा बहादुर। लेकिन आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि फर्रुखसियर के समय में 1716 ईस्वी में दिल्ली में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाता है। तो बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी गई 1716 ईस्वी में। ये सारा कुछ हमें डिटेल से पढ़ना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो अगले क्लास में आएगी। आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं और उसके बाद में आज वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। देखिए, पहला गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास। गुरु नानक देव, देखिए शुरुआत करने के लिए किसी चीज़ की गुरु की जरूरत पड़ेगी, तो 2 गुरु हैं, गुरु से शुरू होता है और गुरु पे ख़त्म होता है। बड़ा नाना होते हैं तो नाना वाले ऊपर रहेंगे, गुरु नानक देव ऊपर रहेंगे और गुरु गोविंद सिंह नीचे रहेंगे। तो गुरु नानक देव फिर 2 ओ आएगा, अंगद और अमरदास। उसके बाद में राम जी आएंगे, रामदास। उसके ठीक नीचे अर्जुन देव। ये 5 एक साथ याद रखेंगे। इसमें से अर्जुन देव इम्पोर्टेंट है और एक गुरु गोविंद सिंह इम्पोर्टेंट है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में 3 हर वाले आएंगे, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। फिर एक तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। और सबसे अंतिम में एक और नाम याद रखेंगे, बंदा बहादुर। और जब पूरा सिख धर्म इधर वाले पढ़ लेंगे, ये धार्मिक मामला, तो एक और व्यक्ति के बारे में अलग से पढ़ना है जिनका नाम है रंजीत सिंह, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो, इस पर डिटेल कहानी, देखिए आज हम पढ़ाएंगे तो कुछ पढ़ाकर छोड़ना पड़ेगा 2-3 के बारे में, तो इस पर डिटेल वीडियो अगले क्लास में आएगी, मतलब अगले वीडियो में आएगी। कल इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और देखिए, ये जो ईस्वी है ये इनकी याद रखनी है जो स्टार्ट किए हैं। एक अर्जुन देव की ईस्वी आपको याद रखनी पड़ेगी और एक गुरु गोविंद सिंह की। कम से कम ये 3 ईस्वी आपको रट कर रखना पड़ेगा, ये फैक्ट है, इसको आपको रट के रखना पड़ेगा। 1469 से 1539। ऐसे तो हम सीक्वेंस में याद करके रखते हैं, आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि सीक्वेंस में सारा याद करके रखेंगे। बहुत कम परेशानी होती है अगर सीक्वेंस में आपको याद रहती है तो। एग्जाम में समय आपके पास पर्याप्त होते हैं। आपको अगर बहुत जल्दी याद नहीं हो रहा है तो आप इसको लिख कर भी देख सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ऐसे क्रम में, इसीलिए हम सबका पहले क्रम लिखा देते हैं फिर डिटेल पढ़ाते हैं, याद करने में सुविधा हो। उम्मीद करते हैं आप इसे याद कर पा रहे होंगे।
या तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, या तो आप कॉपी में लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर कोई परेशानी है, कुछ वीडियो में एडिशन चाहते हैं, कुछ वीडियो को एडिट करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो में और कोई कंटेंट होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।